बीजगणित विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बीजगणित विधि से आपको समीकरण एवं के हल निकालना बहुत ही अच्छे से सिखा दिया है। उम्मीद है आप वहाँ से सीख कर यहाँ पर आए होंगे। ठीक, तो अगर जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल प्रश्नावली को आपकी सॉल्व कराऊंगा। ठीक, जब आप वहाँ से बीजगणित विधि को सीख कर आएंगे ना और खुद से एक बार एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो, और उसके बाद अगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो शायद आनंद कुछ और ही आएगा ना। तो आइए, तो सबसे एक नंबर सवाल हमारा ये है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात करो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं नीचे, उनमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये है आपका कि हमको ये छांटना है कि इस समीकरण युग्म के हल कैसे हैं। इस समीकरण युग्म के हल अद्वितीय हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो इस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि किसी भी समीकरण युग्म के हम हल कैसे पता करते हैं कि उसके अद्वितीय हल हैं या उसके कोई हल नहीं है या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। वैसे मैंने आपको ये चीज़ सारी पढ़ाई हैं पिछली वीडियोज़ में। अगर आप सीक्वेंस देखते हुए आ रहे हैं या चैप्टर 3 को आपने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया है इक्वल 1 से, तो शायद आपको इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी मुझे लगता है। लेकिन जिन्होंने भी मिस कर दिया है उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इफ A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, उस समय उस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। उस समय उस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। सेकंड, इफ A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2, मतलब यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 है, उस समय उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, कंडीशन अगर ऐसी बन जाती है कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, तो उस समय उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। थर्ड कंडीशन ये बनती है हमारी कि इफ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2, उस समय उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक, उस समय उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। मेरी बात पुनः सुने कि A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, देखो बराबर का ये चिन्ह होता है, अगर मैं उस पर क्रॉस लगा दूं या उसको काट दूं तो उसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू मैं इसको बोल देता हूं, तो ये मैं बोल रहा हूं A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं हो तो उस समय उस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, मतलब तीनों ही अनुपात बराबर हों तो उस समय उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन ये बन जाती है कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। देखो A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1 बट्टे C2 इसके बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में उस समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आती होंगी, पहले से आप जानते हैं। जिसको भी नई चीज़ लग रही है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं पहले नंबर समीकरण युग्म पर आता हूँ। तो पहला जो हमको समीकरण युग्म दिया है वो दिया है कि x माइनस 3y माइनस के 3 बराबर 0, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। दिख रहा है ना बोर्ड पर, आपकी एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट जो काम है मेरा वो ये है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से आपको छांट कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं जैसे A1 है, देखो पहली बात तो समीकरण में आपको ये बताना होना चाहिए कि A1 B1 C1, देखो A1 B1 और C1 तो हम छांटेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, A2 B2 C2 समीकरण हम सेकंड से छांटेंगे। ये चीज़ें आपको आती हैं। तो A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर 1 होगा, B1 बराबर माइनस के 3, C1 बराबर सर माइनस के 3 है। A2 3 हो जाएगा,
B2 माइनस के 9 C2 माइनस के 2। अब इनके अनुपात निकालो। देखो A1 बट्टे A2 करो तो A1 बट्टे A2 करेंगे तो 1/3 1/3। B1 बट्टे B2 माइनस के 3 बट्टे माइनस के 9। C1 बट्टे C2 माइनस के 3 बट्टे माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 1/3 का 1/3 ही रहेगा। ये कट रहा है बिल्कुल। 3 एकन 3, 3 तिया 9। ये भी 1/3 हुआ। ये 3/2 रह गया। देख रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है, ये भी 1/3, थोड़ा बड़ा सा लिख दूं, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये 3/2। तो देखो 1/3 के बराबर तो 1/3 है, लेकिन 3/2 इसके बराबर है बिल्कुल नहीं। देखो 1/3 है, ये भी 1/3, ये दोनों बराबर हैं आपस में। ये वैल्यू 1/3 और 1/3 दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, लेकिन 3/2 इसके बराबर नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी कंडीशन में देखो कहाँ ऐसी कंडीशन, ये लिखी है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हो कि इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसका कोई हल नहीं तो हमको इसका हल निकालना ही नहीं है। हल किसका निकालना है? आदती हल की स्थिति में उसके हमको बदजोड़ विधि से हल निकालने। ठीक है, तो अगर किसी भी समीकरण के आदती हल होंगे तो उस समय हमें उसका बदजोड़ विधि से हल निकालने हैं। तो अगर ये कुछ का कोई हल नहीं है तो इसे आप यहीं पर छोड़ सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैंने जो चीज़ आपको यहाँ पर रिमाइंड कराई थी मैं उसको रेज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर अभी आपको ये लिखी थी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हमारा काम रहेगा कि समीकरण को A1x, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता दूँ कि A1x प्लस के B1y प्लस के C बराबर 0। मेरा यहाँ पर इसे लिखने का मतलब ये है कि बराबर के दूसरी तरफ है उधर केवल 0 रखो, बाकी जो भी चीज़ उधर हैं वो तुम इधर ले आओ बराबर के इस साइड। ठीक है, जैसे 5 उधर है तो मेरा मतलब ये है कि 5 को उधर न रखे इधर ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसको रीराइट करें हम इक्वेशन को तो 2x प्लस के वाई, उधर 5 किस में प्लस में है, इधर माइनस में ले आओ, माइनस के 5 बराबर 0। ऐसे ही नीचे 3x है प्लस के 2y, उधर 8 प्लस में, इधर माइनस में, माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से A1 B1 C1 समीकरण फर्स्ट से छाटेंगे हम A1 बराबर 2 हुआ, B1 1 हुआ, C1 हुआ माइनस के 5। समझ रहे हैं। A2 3 हुआ भाई, V2 2 हुआ, C2 माइनस के 8 हुआ। अनुपात छाट लीजिए, ये 2/3 हुआ। A1/A2 का देखो, ये A1 है ये A2 है तो 2/3 हुआ। B1/B2 1/2 हुआ। C1/C2 माइनस के 5 माइनस के 8 हुआ। या माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, 5/8 आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन ये मान C1 का -5 है, C2 का -8 है, इसे आप ध्यान रखो। देखो 2/3 और 1/2 वैल्यू क्या आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब देखो A1/A2 जो हमारा है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। अभी आपने ऐसी कंडीशन पढ़ी है कि इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मेरा मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में उस समीकरण के कैसे हल होते हैं? कैसे हल होते हैं भाई बता, कॉपी चेक कर, पीछे देख करके बताओ कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उस समय उस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल। अच्छा सर, अब सवाल अच्छे से स्टार्ट होगा। हाँ, अब उसने बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बदजुड़न विधि से ज्ञात करो। अब हमारे अद्वितीय हल आए हैं, स्थिति मिल गई अद्वितीय हल की, तो अब हमारा काम बनता है कि इसे हम बदजुड़न विधि से हल करें। तो ठीक है, यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं हल, वो भी बदजुड़न विधि से।
बजगुणन विधि आपने सीखी है, मैं यहाँ से पुनः से आपको सिखा दूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ 1 लिखो, इतनी चीज़ लिख ली। अब स्टार्ट करो b1 b2 क्रम से, सिक्वेंस आना चाहिए आपको। फिर c1 c2 a1 a2 अगेन लास्ट में b1 b2, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये क्रम आप ध्यान रखो केवल। अब देखो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर, हमको वैल्यू पुट यहीं पर कर दो आप, ठीक है। इससे आगे से b1 का गुणा c2 से करेंगे, b2 का c1 से, ये आपको आता है कि इसका गुणा ऊपर का नीचे करते हैं, नीचे का ऊपर करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप यहीं पर वैल्यू पुट कर दो उसकी। तो x लिखो, b1 की जगह b1 का मान कितना है 1, तो 1 कर दो। b2 का, नीचे b2 है, b2 का 2 है तो 2 लिख दो। फिर इधर y होता है, इधर 1 होता है, आपको पता है, ठीक है। अब क्या है c1 c2, तो c1 का मान माइनस के 5 है तो माइनस 5 लिख ले। c2 का मान 60 है तो माइनस 60 लिख दो। फिर a1 a2, तो a1 का 2 है, 2 लिख दो यहाँ पर। a2 का 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। लास्ट में फिर b1 b2 है, तो b1 का 1 है तो 1 लिख दो, b2 का 2 है तो 2 लिख दो। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है आपका कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आना चाहिए। अब यहाँ से हम, जैसे कि इसका नाम ही है बजगुणन विधि, तो यहाँ पर हम इसका बज गुणा ही करते हैं। मतलब अगर सीधी भाषा में आपसे बोलना चाहूँ तो इसका हम कैंची का गुणा करते हैं यहाँ से। तो देखो ऊपर का करेंगे पहले नीचे की तरफ और नीचे का पुनः ऊपर की तरफ। अब किस तरह से करते हैं, इस विधि को समझना इंपॉर्टेंट है आपको। देखो x लिखते हैं हम ऊपर, नीचे बट्टे का चिन्ह लगाते हैं, बहुत ध्यान से। x लिखने के बाद बट्टे का चिन्ह लगाते हैं। अब 1 का गुणा करेंगे -8 से। अब एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर, अगर ऊपर का गुणा नीचे से कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर रहे हैं, जैसे देखो तीर का निशान देखेंगे तो 1 का गुणा -8 हो रहा है, तीर नीचे की तरफ से। तो ऊपर से नीचे की तरफ तीर हो, वहाँ पर जो हमारा गुणनफल लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाता है तो वहाँ पर गुणनफल हम ऋणात्मक लेते हैं, मतलब माइनस का साइन लेते हैं और प्लस का साइन, इसे समझिए आप। अब 1 का गुणा -8 से करेंगे तो 1 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो -8। अब नीचे का गुणा ऊपर कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अपने आप से बढ़ाएंगे इसे, ठीक। अब 2 का गुणा -5 से करेंगे तो 2 पंजे 10, वो माइनस का 10 लगाएगा। बोलोगे सर डबल माइनस कैसे आया? और आपने यहाँ पर बताया था कि इसे हम धनात्मक लेंगे और इसको ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस कर दिए, यहाँ पर 1 माइनस है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 1 प्लस का -8 माइनस का, 1 का गुणा -8 से करेंगे माइनस का 8 आएगा, तो वो हमने केवल संख्या वाला माइनस लिया। अब मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो 1 माइनस का चिन्ह लेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ गुणा कर रहे हैं हम, तो हमने बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। अब ये 10 पर माइनस कहाँ से आया है? वो 2 का गुणा हम -5 से कर रहे हैं, तो 1 प्लस की संख्या 1 माइनस की। जब भी हम गुणा करते हैं तो वहाँ पर चिन्ह माइनस का आता है, ठीक। तो 2 का गुणा -5 से करेंगे तो -10 आएगा। अब y का कर लो, बराबर का चिन्ह लगा लो बीच में, y का लिखो बट्टे इस तरह। -5 का 3 से बताओ फटाफट, -5 का 3 से करेंगे -15, -8 का 2 से। तो पहले एक तो माइनस लिखेंगे किसका, कि नीचे से ऊपर की तरफ हम गुणा कर रहे हैं। अब -8 दूनी -16 लिख लो। आप चाहें तो बीच में गुणा का साइन लगाकर उसके हिसाब से लिख लो कि 8 गुणा -2 हैं तब -16 है, लेकिन मैं यहाँ पर डाट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बराबर आगे 1 लिखो, ऊपर देखो ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिखो बट्टे 2 का 2 से, 2 दूनी 4, 3 का 1 से माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ गुणा कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह 3 1 3। ये ऐसा समझ लें कि बीच में हमको माइनस का साइन लगाना ही लगाना है, और जो गुणा करके लिखना है वो गुणा करके। यहाँ से देखो माइनस का 8 है, इसे समझो माइनस का 8 है और माइनस माइनस हुआ ये प्लस, तो माइनस का 8 प्लस के 10 कितना आएगा? माइनस के 8 हैं प्लस के 10 कितना आएगा? बोलोगे सर माइनस का 8 है प्लस के 10 हैं तो प्लस के 2 बचेंगे। क्या बचेंगे? प्लस के 2। तो लिखो x/2 बराबर, ऐसे ही यहाँ पर माइनस के 15 हैं, माइनस से माइनस प्लस हुआ 16 हो गए, माइनस के 15 प्लस के 16, तो 16 में से 15 गया, 1 बचेगा प्लस का,
तो यहाँ हो जाएगा वाई बट्टे 1, पूरा जो है वो लिखो वाई बट्टे 1 बराबर, ऊपर 1 है, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो सीधा है। आप क्या करते हैं, ये तो x बट्टे 2 बराबर वाई बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1, ये तीनों वैल्यू आपको आपस में बराबर दिख रही हैं। अगर देखो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। आपको काम यहाँ से अब ये करना है, ऐसा समझ लो, काम ये करना है कि पहले जो 1 का बट्टा होता है उसको, इस वाले को पहले इसके बराबर रखो, x बट्टे 2 के, x वाले के बराबर। तो x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x एकन x और 2 एकन 2, तो x का मान आ गया यहाँ से 2। ठीक, दूसरी बार में y के बराबर इसको रख दो, तो y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1, कैंची गुणा, तो y बराबर 1 आया। ये हमारे बचपन से मान आए हैं। आप इसको दोबारा से भी देखें, जिसने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है उसको तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और मुझे उम्मीद ये है कि मैंने यहाँ पर भी आपको बहुत आराम से पढ़ाया है, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं अगर आप ढंग से देखें तो। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। तो आइए यहाँ से चेक कीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि 3x माइनस के 5y बराबर 20, 6x माइनस के 10y बराबर 40। तो सबसे पहला काम हम यहाँ से इसको रिराइट करके लिख लें कि 3x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर 0। उधर 20 प्लस में थे, इधर माइनस में आ गए और कुछ नहीं किया। इसे 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0, उधर 40 प्लस में थे, इधर माइनस में ले लिए। अब यहाँ से वही काम a1 छाँटो, a1 3 हुआ, b1 बोलो फटाफट माइनस के 5 हुआ, c1 माइनस के 20 हुआ, a2 6 हुआ, b2 माइनस के 10 हुआ, c2 माइनस के 40 हुआ। ठीक है, अनुपात निकालो, इसका कितना हुआ, यहीं काट दूँ? नहीं, ये हुआ 3 बट्टे 6, ये माइनस 5 बट्टे माइनस का 10, ये माइनस 20 बट्टे माइनस के 40। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दिख रहा है? होता है कैंसिल? नहीं होता है, होता है। 3 एकन 3, 3 दून 6, 1 बट्टे 2 हुआ, 5 एकन 5, 5 दून 10, ये भी 1 बट्टे 2 हुआ, 20 एकन 20 दून 40, ये भी 1 बट्टे 2 हुआ। तीनों आपस में कैसे हैं? ये भी 1 बट्टे 2, ये भी 1 बट्टे 2, ये भी 1 बट्टे 2, तीनों वैल्यू कैसी हैं? बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो a1 बट्टे a2 है वो बराबर किसके है? b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। भाई ये a1 बट्टे a2 का ही तो मानता 3 बट्टे 6। देखो a1 3 था, a2 6 था, तो 3 बट्टे 6 मतलब a1 बट्टे a2। ऐसे इधर b1 का -5 है, b2 का -10, तो b1 बट्टे b2 मतलब -5 बट्टे -10। तो भाई तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ से हम? अगर ऐसी कंडीशन होती है, यदि आप अपनी कॉपी खोलें या पीछे का पेज देखें या पिछली वीडियो जो आपने देखी है उससे आपको ध्यान है, या अभी भी जस्ट मैंने बताया है, तो ऐसी कंडीशन बनती है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे c2 बराबर c1 बट्टे c2। ऐसी कंडीशन में तीनों बराबर हों तो उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, अगर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो क्या हमको सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉल्व हमको वही करना है जिसके हल अद्वितीय हों। ठीक है, जिसके यूनिक सॉल्यूशन हो या जिसके अद्वितीय हल हों। तो ये तो हो गया, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इसको तो हमें सॉल्व करना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर है हमारा x माइनस 3y माइनस के साथ। तो यहाँ से a1 छाँटो, a1 1 हुआ, b1 माइनस के 3, a1 1 कैसे हुआ? देखो x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 इसका गुणांक है, तो a1 मैंने 1 लिख दिया, b1 माइनस के 3, c1 माइनस के 7, ऐसे a2 3 है, b2 माइनस के 3 है, c2 माइनस के 15 है। अनुपात निकालो, a1 बट्टे a2 करोगे तो 1 बट्टे 3 हो जाएगा, 1 बट्टे 3, b1 बट्टे b2 करोगे तो माइनस के 3 बट्टे माइनस के 3, c1 बट्टे c2 माइनस के 7 बट्टे माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये हुआ 1 बट्टे 3, ये 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3, पूरा 1 बट्टे 1 ही लिखो यहाँ पर अभी। ठीक है, ये 7 बट्टे 15 क्योंकि काम आएगा अभी आपका ये।
क्या ये बराबर है कोई भी? कोई बराबर नहीं, मतलब A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं, तो C1/C2 बराबर होगा क्या? उसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो ना, चेक करो, ये 1/3 है, ये 1/1 है, तो क्या ये बराबर है आपस में? बिल्कुल नहीं। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, इस स्थिति में उस समीकरण के कितने हल होते हैं? बोलोगे सर उस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, जिसको भी नहीं पता वो पिछला पेज पलट कर देखे। फिर बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 हमने अब तक की हैं, 3.1 से लेकर 3.5 तक, और 5 में ये चीज़ पूछी गई है। ठीक, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि कब अद्वितीय हल होते हैं, कब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या कब इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कोई भी हल नहीं होता। हाँ, अब इसके अद्वितीय हल हैं तो इसको हमें बज्रगुणन विधि से हल करना है। हल कर लीजिए। वही इधर x लिखो, y लिखो, इधर 1 लिखो। ठीक है, अब क्या है? B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, अगेन B1/B2, दोनों ओर B1 B2, बीच में C1 C2 A1 A2। लिख लो इस तरह, इनके मान लगा लो। देखो B1 का मान -3 है। आप अपनी कॉपी से जल्दी जल्दी लगाएं, मैं भी तो जल्दी लगाऊंगा अभी। C1 C2 -7 -15, फिर A1 A2 1 3। अच्छा, एक चीज़ रह गई ना। ठीक है, मैं इधर लाऊँ, इधर x है, इधर y है। क्या मिटाऊँ इसको? मिटा ही रहा हूँ इसको। ठीक है, क्या लिखें? ये x होता है, x लिखो इसको, इसमें y भी होता है और 1 भी होता है। ये सारी चीज़ छूट गई है। लिखो B1 B2 का मान, B1 का -3, B2 का -3, C1 C2, C1 का -7, C2 का -15 है। A1 A2, A1 का 1 है, A2 का 3 है। अगेन B1 B2, B1 का -3, B2 का भी -3। अब क्या करते हैं? वही क्रॉस मल्टीप्लाई x बट्टे, समझो -3 का -15 से माइनस का माइनस कटेगा प्लस। अरे माइनस का गुणा माइनस की संख्या से करेंगे तो धनात्मक होता है नहीं होता है? तो 15 × 45 किसके? प्लस के। अच्छा, नीचे का गुणा हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, नीचे गुणा ऊपर की तरफ, तो बीच में साइन माइनस का आएगा। और -3 का गुणा -7 से करेंगे, -3 का गुणा -7 से कितना आएगा? 3 7 21 आएगा। किसका? प्लस का, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं उसमें प्लस आता है, ये आपको पता है। तो 45 -21 बराबर -7 × 3 22 बट्टे -7 × 3 से करेंगे 7 × 21, किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की है, तो -21। नीचे का गुणा ऊपर की तरफ, तो बीच में माइनस का साइन आएगा। और -15 × 1 से करेंगे तो -15 है। ठीक, आगे बराबर अगेन 1 बट्टे 1 का गुणा -3 से, तो 1 तिया 3, -3, फिर नीचे गुणा ऊपर की तरफ, तो माइनस का साइन आएगा। और 3 तिया 9 हो जाएगा माइनस का। कहीं गलती हो तो आपसे चेक कर सकते हैं। ठीक, वैसे गलती कहीं है नहीं, ये गुणा खुद से चेक कर लें। कहीं गलती अगर आपको मिलती है तो उसे सुधार कर लें, या कमेंट में मुझको जरूर बताएं। ठीक है, मैं वहाँ पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो x बट्टे 45 में से 21 के कितने बचेंगे? 45 - 21 24 बराबर बाई बट्टे -21 है, माइनस प्लस होगा, तो -21 प्लस के 15 मतलब -6 बराबर 1 बट्टे -3 है, -3 है, माइनस से माइनस प्लस के 9, तो क्या बचा? अब बचा प्लस के 6। देखो -3 है, प्लस के 9 है, 9 में से 3 घटेगा 6 आएगा, ये होगा। ठीक है, अब क्या काम है? काम उतना ही है अब भी कि पहले x के बराबर इसको रखो, फिर y वाले के बराबर इसको रखो। मतलब पहले वाले के बराबर तीसरा रखो, फिर दूसरे वाले के बराबर तीसरा रखो। तो x बट्टे 24 x बट्टे 24 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा हमारा 24/6, 6 × 24, तो x का मान हमारा 4 आएगा। ठीक है, स्पेस की कमी के कारण मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ x बराबर 4। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे आएगा। अब इसके बराबर इसको रखो, y बट्टे -6 बराबर 1/6। इसमें भी ऐसा ही होगा,
कि बाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 6/-6 तो 6 एकन 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बाई बराबर -1। आप खुद से सोल्व करना, बाई का मान -1 क्यों आया, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बताने का समय नहीं है अब आपको, ठीक। तो ये थे प्रश्न नंबर 1 के चारों पार्ट, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए आसानी से, ठीक से, और वीडियो को पॉज करके। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण एवं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कि ए और बी के, देखो यहाँ पर ए और बी दिए हैं, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है। तो ए और बी का क्या मान रखें यहाँ पर कि जो भी रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है ये, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपको पता है। इस कंडीशन में किसी भी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल भी हम उसको बोल देते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आप इसको रीडाइट करके लिख लीजिए कि लास्ट में 0 रहे। क्या रहे लास्ट में? 0। इसको आप एक ब्रैकेट में रख लो भी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको कि 2x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। क्यों रखा माइनस का, अब नहीं बताने वाला, क्योंकि उधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। ऐसे इसको a माइनस बी इंटू एक्स प्लस के a प्लस बी इंटू वाई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उधर प्लस में है, सपोज दैट इसके बाहर प्लस का चिन्ह है, इससे इधर माइनस में उठा लाओ, माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर 0, इस तरह से, ठीक है। अब a1 b1 c1, देखो छांटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। जो x का गुणांक होता है वो a होता है, y का गुणांक b दिखाता है, बाकी जो बचता है वो c दिखाता है। देखो ऊपर वाले से अगर हम छांटें तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस के 7, ठीक है। ऐसे नीचे a2, देखो x के गुणा में 2 था तो हमने a1 में पूरा 2 लिया, ऐसे जो भी x के गुणा में है तो a2 की जगह वही लेंगे, तो a2 का मान होगा a माइनस के b, समझे। ऐसे b2 का, ये y के गुणा में था तो हमने b1 लिया पूरा 3, ऐसे y के गुणा में जो भी कुछ है वो b2 होगा, तो ये a प्लस बी हो जाएगा, b2 बराबर a प्लस बी। अच्छा, बाकी क्या बचा था? माइनस के साथ बचा था, तो हमने c1 लिया था माइनस के साथ, ऐसे जो भी कुछ बचा वो c2 हो गया हमारा। तो बचा क्या है? वो बहुत कुछ बचा है, माइनस के 3a माइनस तुम्हारा बाहर है ब्रैकेट से, c2 बराबर माइनस 3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारी चीज़ हमने यहाँ से छांट ली। अब क्या करेंगे? अब यही कंडीशन लगा दो कि जिस भी समीकरण युग्म के हमको अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए होते हैं, या जिसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, वो इस कंडीशन में होते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों ही अनुपात हमारे बराबर हों। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तीनों अनुपात को बराबर रख देते हैं, तो लिख दो। चाहो तो उस जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिख दो, आप लिख दो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन चाहिए किसके लिए? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है। इनके मान यहाँ पर पुट करके मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, मान पुट कीजिए यहाँ से। देखो a1/a2 मतलब a1 है 2, a2 है a माइनस बी, 2/a माइनस बी बराबर b1/b2, b1 है 3, b2 है a प्लस बी, तो a प्लस बी, c1/c2, c1 है माइनस का 7, c2 माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2, माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है। सिंपल हो गई, हो गई। अब क्या करोगे? पहले बार के बराबर दूसरा बार रख दो, चाहे ये रख दो, कोई भी रख दो, तो मैं पहले के बराबर दूसरा रख रहा हूँ, ठीक है। तो इनको मैं बराबर कर रहा हूँ 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। इन दोनों को पहले बराबर रख के मैं ऐसे कैंची गुणा करता हूँ, तो देखो 3a का 3a माइनस के 3b बराबर 2a प्लस के 2b। अब देखो a वाले एक लंग कर लो, 3a माइनस के 2a 2b प्लस के 3b,
इधर देखो मास में 3b था, उधर प्लस में पहुंचा दिया, उधर से 2a को प्लस से इधर मास में लिया, बस इतना किया है। 3a में से 2a गया, एक 2a बचा, 2b और 3b हो गया हमारा 5b, मतलब a का जो मान है यहाँ से वो हमारा 5b मिला है, मतलब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। क्या कह दीजिए? इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें यहाँ से, अब इन दोनों को बराबर रख दो, ये वाले मान 3/a प्लस बी बराबर रख दो 7/3a प्लस के बी माइनस के 2 के। ठीक है, कैचे गुणा आगे कर लो, 3 3 9a हो गए, बहुत ध्यान से करो, 3 3 9a प्लस के 3 का b से 3b माइनस के 6, 7 का a से 7a, 7 का b से 7b। समझ गए? गुणा समझे ना, गुणा तो आता है, बहुत किए हमने, बहुपद में भी किए और उसमें भी लगातार यही चीज़ें करते आ रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, बराबर कर दिया। अब क्या करें, ए वाले इधर ले लो, बी वाले भी इधर ले लो। देखो 9a उधर 7a प्लस में, इधर माइनस में ले लिया, माइनस के 7a प्लस के 3b, उधर 7b माइनस में, इधर माइनस में ले लिया, इधर माइनस में 6, उधर किस में जाएगा? प्लस में, बस इतना किया है। अब 9a में से 7a घटा 2a प्लस के 3b माइनस के 7b, बता कितना बचा? प्लस के 3b माइनस के 7b, तो माइनस के 4b बचा, बराबर 6। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लें क्या? अभी नहीं, अब इतना कीजिए, चलो सेकंड मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब लिखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ए का मान सेकंड में रख दो, सेकंड में रखने पर तो देखो समीकरण फर्स्ट में ए का मान कितना है? 5b। तो ये देखो 2a है, तो 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह लिख दिया मैंने 5b, 2 गुणा 5b, बाकी सेम लिख दो, माइनस के 4b बराबर 6, 2 पंजे 10b हुआ, माइनस के 4b बराबर 6 हुआ, 10b में से 4b गया, 6b बचा, 6b बराबर 6 या b बराबर 1, b बराबर 1। अब क्या करें, यहाँ से जो b का जो मान आया हमारा b बराबर 1, उसको समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो ना, a बराबर 5b है तो 5 गुणा 1 हो जाएगा, a बराबर 5b है, b की जगह मैंने 1 रख दिया, तो a का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। तो ये रहे a और b के वो मान जिनको अगर इस समीकरण युग्म में हम रख दें तो जो दिया हुआ समीकरण है उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से भी देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखो जो भी कंडीशन आपको दी हुई हो, पहले उस कंडीशन को ये समझो कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मतलब कब ऐसी कंडीशन होती है कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे या इसका कोई हल नहीं होगा या इसके अद्वितीय हल होंगे। वहाँ पर फिर इन समीकरणों के मान लगाकर उसको कर दीजिए, क्योंकि उसने पहले ही आपको बोला था कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? जब ये कंडीशन लागू होगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बस यहाँ पर मैंने केवल यही कंडीशन आपके सामने लगाई और a और b के मान स्टेप बाय स्टेप हम करते गए, हमारे सामने आ गए। समीकरण सॉल्व करने में आप आते ही देखो ये तीनों आपस में बराबर थे, तो आप मैंने देखो पहले को दूसरे बराबर रखा है, आप पहले के तीसरे बराबर रख दो, आप किसी को भी किसी के बराबर रख दो, आपके मान आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है इसमें, ये दूसरे का ही सेकंड पार्ट है, ये बोल रहा है इसमें कि के किस मान के लिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो ये आप खुद से ट्राई करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक, तो पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए। तो ये कह रहा है यहाँ पर के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, सबसे पहले कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा मैं आपको कंडीशन पुनः लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जिस समीकरण युग्म के a1/a2 बराबर b1/b2 हो बट c1/c2 इसके बराबर नहीं हो, ऐसी कंडीशन हो, तब उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। पढ़ा है आपने? बिल्कुल, बहुत कॉमन चीज़ है। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, उस कंडीशन में उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो बस इसमें आप लागू कर लीजिए। पहली बात तो वही कंडीशन, इसको रिराइट कीजिए समीकरण को, 3x प्लस के y, उधर 1 प्लस में इधर मास ले लो, मास के 1 बराबर 0, ऐसे इसको 2 के मास के 1 इंटू x प्लस के माइनस 1 इंटू y, उधर इस पर पूरा का पूरा ब्रैकेट माइनस ले लो, माइनस के
माइनस के 2k प्लस के 1। कोई दिक्कत किसी को? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ये समीकरण फर्स्ट है, आप यहाँ पर इसको कर लो चाहे समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड कीजिए, इसको लिखिए। अब A1 B1 C1 मैंने बहुत ही आराम से आपको भी चिटवाया था, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। A1 3 है, B1 1 है, C1 माइनस के 1 है। A2 सर 2 के माइनस के 1 है, क्योंकि x का गुणांक 2 के माइनस 1 है। B2 जो भी y का गुणांक है, y का गुणांक k माइनस 1 है, तो B2 बराबर प्लस लग जाता है k माइनस 1। जैसे C2 क्या है? पूरा का पूरा माइनस के 2k प्लस के 1। छट गए सबके? छट लिए? क्या लिखेंगे नीचे? अब नीचे लिखेंगे अनुपात से, या A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 A0 इक्वल टू C1 बट्टे C2 से। मान लगा लो इधर, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक। एडिशनल था, आपको बताया दिया था। लिख लो यहाँ पर A1 बट्टे A2 का मान लगाओ, तो A1 3 है, A2 2 के माइनस 1, 2 के माइनस के 1 बराबर B1 बट्टे B2, B1 का मान 1 है, B2 का मान k माइनस 1 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। इसका मान लगा लो, हालांकि इसका हमको कोई काम नहीं। माइनस के 1 बट्टे माइनस 2 के प्लस 1। देखो जो चीज़ बराबर नहीं तो उसको तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये तो बराबर है ही नहीं। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को आप नीचे बराबर करके लिख लीजिए कि 3 बट्टे 2 के माइनस के 1 बराबर 1 बट्टे के माइनस 1। लिख लिया। किसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे गुणा, ठीक है। देखो 3 का कैसे करेंगे, 3 के माइनस 3 एकन 3, 1 का 2 के माइनस 1 से 2 के माइनस के 1, माइनस में 2 के इधर ले आओ, 3 के माइनस के 2 के कर दो, माइनस का 1 है उधर, इधर माइनस में 3 है, उधर प्लस में भेज दो। 3 के में से 2 के गया, 1 के बची, तो के बराबर माइनस के 1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 बचेगा, तो के का मान 2 होगा। आप चाहो तो इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हम के की जगह 2 रखें तो क्या उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्या ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए खुद से, ठीक। तो मैंने यहाँ पर ये भी आपको करा दिया है। तो 2 हमने क्वेश्चन अभी देखे, फर्स्ट नंबर के 4 पार्ट थे हमारे, सेकंड के 2 पार्ट थे, तो हमने ये 6 करीब पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट मुझे लगता है 6 ही क्वेश्चन और बचे होंगे आपके लिए कराने के लिए, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मेन मॉडल था हमारा कि हम बीजगणित विधि को सीखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप बीजगणित विधि को आराम से सीख गए होंगे, और इंट्रोडक्शन से पहले आप सीख कर आए थे, वहाँ पर उसने यहाँ पर प्रैक्टिस की, वहाँ से और अच्छे से सीखे। दोबारा फिर से आप अपने NCERT मैथ से निकालें, वहाँ से सीखें, तो पूरी तरीके से मुझे लगता है सीख जाओगे आप। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।